हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 76 करेंगे, जो कि 75 हम लोगों का हो चुका है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है आप प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करवाने यूथ प्रैक्टिस सेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइन से चल रहा है। आपके 2 सब्जेक्ट तैयार हो गए हैं। एक आपका न्यूट्रिशन साइंस हो गया है, दूसरा आपका जो है टेक्सटाइल। 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, आप उसको देख लीजिए। तीसरा ये चल रहा है आपका जो कि होम मैनेजमेंट है। होम मैनेजमेंट के बाद चौथा आ जाएगा, चौथे के बाद पाँचवा आ जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए देखते हुए चलिए, बीच बीच में छोड़ के चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ अगर लाइन से रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी, नहीं तो आप खोजते फिरोगे। फिर मुझे भी 20 प्लेलिस्ट बनानी होगी, एक्सटेंशन, एजुकेशन, यूथ, टेक्सटाइल यूथ, होम मैनेजमेंट यूथ। तो इस तरह से एक ये आपको पता है। आप कुछ भी, आप जो है 75 खोल रहे हो तो आपको पता है 74 के बाद वाला 75 है, इसको पढ़ो, फिर 74 आप देख सकते हो साथ में जाकर। तो इसलिए एक लय से पढ़िए, और जो क्वेश्चन नहीं आते उसको आप छोड़ दीजिए, सर्कल लगा दीजिए या टिक मार्क कर दीजिए या मार्कर लगा दीजिए या आप हाईलाइट कर दीजिए, फिर उसको पूछ लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको पूछ लीजिए। एक साथ बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पूरा पेपर डाल देते हैं, थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। सॉल्व कर दूंगी मैं अगर बहुत भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता आप पूछ लीजिए। लेकिन ये जो यूथ है ना, इसको चलने दीजिए लाइन से। ये लाइन से चलेगा ना तो मुझे तो सुविधा रहेगी ही रहेगी, आपको बहुत सुविधा रहेगी। जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो आप अगर एक बार यूथ पढ़ भी चुके होंगे, रिवीजन करना होगा, तो आप फटाफट प्लेलिस्ट देखेंगे, यूथ प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट से लेके और लास्ट तक का देख लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो जो है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ठीक है। चलिए फिर कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं आगे का। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था पिछली बार, उसके आगे का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो था वो 35 वाला क्वेश्चन था, शायद 35 या 25 था, कि परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे क्या कहा जाता है। मैंने आपको समझाया था। और जो प्रभुत्व दर्शाती है निरंकुश शैली होती है, क्योंकि उसमें बच्चा जो चाहता है वो नहीं कह सकता, वो नहीं सुन सकता। जो अभिभावक, माता पिता हों या दादी बाबा हों या नानी नाना, मामा मम्मी, जो भी हों, वो जो बोलते हैं वो बच्चे को करना पड़ता है, उसी के अनुसार बच्चा रहता है। तो ये निरंकुश शैली होती है। ठीक है, अपने भारत में अभी भी बहुत जगह निरंकुश शैली, ये जो हम लोग कहते हैं वो बच्चे करते हैं, बच्चे अपने मन से कार्य नहीं कर पाते हैं, हाँ ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज 26 नंबर का क्वेश्चन है। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, और जहाँ भी समझ नहीं आता आप बिल्कुल पूछिए, एकदम से बिंदास, कोई समस्या नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। परिवार किस प्रकार की संस्था है बताइए। सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, शैक्षणिक संस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिवार एक सामाजिक संस्था होती है, यहीं से समाज की उत्पत्ति होती है, इसलिए सामाजिक संस्था बोली जाती है। कि बच्चा सबसे पहले समाज में रहने के लिए यहीं से सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से मिलता है, माँ के बाद पिता से मिल रहा है, पिता के बाद बाबा हैं, दादी हैं, ये बुआ हैं, ये फुप्पा हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये हैं, मामा हैं, मामी हैं, नाना है, नानी। तो बच्चे का समाज कहाँ से शुरू होता है, घर से ही शुरू होता है, परिवार से। तो परिवार एक क्या है, सामाजिक संस्था है। ठीक है, क्या है बच्चा, परिवार एक क्या है, सामाजिक संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है या ये देख लेते हैं। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो 1950 में हुआ, 1952 में, 1953 में, 1955 में। तो भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू कराया था। ठीक है, क्या किया था, प्रारंभ कराया था। क्योंकि भारत को ऐसा लगा कि जो है जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अगर परिवार नियोजन नहीं हुआ तो वो एक प्रकार से थोड़ी सी समस्या आ सकती है। ये अलग सी बात है कि आज भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन
फिर भी कुछ जागरूकता आई है, 2 बच्चे हो जाते हैं, अगर बेटी बेटा हो जाता है तो लोग आगे फिर सोचते हैं चलो ठीक है, अगर पहला बेटा हो गया तो भी कुछ भी हो, अभी भी भारत का समाज पुरुष प्रधान देश है, इसलिए बेटे के लिए लोग 2 4 3 5 बेटियां पैदा कर लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज हमारी मान्यता नहीं देता कि सिर्फ बेटियां ही हों। ठीक है, आप देखते होंगे एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं वो 2 बेटी 1 बेटी हो जाती है, ज़िंदगी पार कर लेते हैं, क्योंकि वो समाज से अलग हैं। आप देखो ना, वो शादी करते हैं, विवाह विच्छेद होता है, मतलब कि डाइवोर्स तलाक होता है, फिर दोबारा शादी करते हैं, फिर विवाह विच्छेद होता है, फिर तिबारा शादी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर साधारण हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे गांव में ऐसा होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी से देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम लोग गॉसिप करते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की उनका समाज ही अलग है। लेकिन अभी भी जो साधारणता भारत का समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान देश का है। ठीक है, तो बेटे के चक्कर में अभी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन 1952 में ये प्रथा शुरू की गई थी। भारतवर्ष एक पहला राज्य ऐसा था जो 1952 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर प्रत्येक परिवार की जीवनी शैली मतलब जीवन शैली प्रभावित होती है। कैसे? देखो, जो प्रत्येक परिवार का जो जीवन शैली है, जो लाइफ फिलॉसफी है, वो अगर प्रभावित होती है तो जीवन दर्शन के साथ साथ व्यवहार से भी प्रभावित होती है। यहाँ पर मैं ए और बी दोनों को बोलूँगी, ए और बी दोनों। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है व्यवहार से और पारिवारिक दर्शन से। ठीक है, कहीं अगर अभिवृत्ति, सीख, समझ देखा जाए तो वो भी होता है, लेकिन वो जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा क्या बढ़ता है, जब उसकी परवरिश करते हैं तो। लेकिन फिर अभी जीवन दर्शन और व्यवहार से हम लोग जो है जीवन शैली को देखते हैं और उसी से प्रभावित होते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है वो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, ये आप भी इसको फील करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? सामूहिक निवास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। पारस्परिक जो है आपका जो एक दूसरों के साथ व्यवहार होता है, ये क्या होता है, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ जुड़कर। ठीक है, तो परस्पर नहीं होगा। अगर जो है संयुक्त परिवार की बात हो रही है तब परस्पर आएगा, अगर संयुक्त परिवार की बात नहीं हो रही है तो परस्पर नहीं आएगा। तो सामूहिक निवास कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपका जो है एक सा परिवार होता है, सामूहिक परिवार होता है, चाचा चाची, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ पर होता है। ठीक, जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है ये संयुक्त परिवार का उदाहरण नहीं होती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप अगर अपने परिवार से लगे तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं अपने परिवार से लगूँ तो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है परिवार, संस्कृति, समुदाय, उपरोक्त सभी। तो समाज का निर्माण करने वाली जो प्रथम इकाई है वो है परिवार। पहले परिवार से बच्चा बढ़ता है, फिर वो आगे आगे देखता है। भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? विवाह विच्छेद, कानूनों का सरल होना, पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, स्त्रियों का कामकाजी होना, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो है अधिकतर पढ़े लिखे समाज में तो भाई बैठाने की कोशिश की जाती है ना। आप झगड़ा भी करने जाओ अपने पति से तो अगर आप पढ़े लिखे हो, सब लोग यहाँ पर करीब 90% लोग शादीशुदा हैं, तो जब आप अपने पति से बात करते हो तो गाली नहीं निकालते। अगर आप पढ़े लिखे हो सकता है पति आपका गाली देते, क्योंकि पति का गाली देना पढ़े लिखे समाज से मतलब नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता क्योंकि जो आदमी पुलिस में है वो उसका लैंग्वेज हो जाता है ऐसा, उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होती है। कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाला, तो उसको गाली देना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़े लिखे समाज से पुरुष से ज़्यादा महिला को जो है कहा जाता है कि अगर महिला पहनती ओढ़ती नहीं ढंग से तो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर जो है वो बात नहीं करती तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो खुद अगर फिट टिप टॉप नहीं रहती तो बोलते हैं पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा महसूस किया था आदमियों के लिए, ऐसा लॉजिकली देखा जाए तो नहीं बोला जाता।
तो आप देखेंगे जब हम दो पति पत्नी आपस में वाद विवाद करते हैं, मतभेद होता है, मन भेद नहीं होता, मत मतलब एक दूसरे की बातों की भेद होती है, उसको हम जाके अपने मायके में कहते हैं और पति जाके अपने जो है माता पिता से, या पति अपने जितनी गलतियां हम लोग की होती हैं वो मेरे माँ बाप से बोल दे, मेरी माता पिता से बोल दे, या मेरा भाई आ जाए तो बुराई करने लग जाए मेरी, या अपने दोस्तों के साथ बैठ के मिल बांट के बुराई करे पति अगर, तो क्या होता है यहाँ पर जो है दूरी बढ़ती है। उसी तरह से पत्नी भी अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मायके से जब बुराई करती है पति की और पति को पता चलता है तो क्या होता है, मत के साथ मनभेद भी होने लगता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, विवाह विच्छेद होने की पूर्ण संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशीय परिवार। तो प्रसव का परिवार होता है क्योंकि उस समय प्रसव से माता जो है जूझ रही होती, प्रसव देने के बाद बच्चे का पालन पोषण हो रहा होता है। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? अभी पहला क्वेश्चन था 1952 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? खाली घोंसला, प्रसन्न घर, अमीर घर, पूर्ण घोंसला। खाली घोंसला तब होता है जब परिवार पति पत्नी शादी कर लेते हैं और बच्चे वगैरह नहीं हुए होते। पूर्ण घोंसला कब होता है? जब पति पत्नी के बाद बच्चे पढ़ लिख लिए, नौकरी चाकरी पा गए और वो बाहर आने लगे, वो पूर्ण घोंसला है। विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र रखी गई किस वर्ष? 1929, 1949, 1976, 1955। किस वर्ष में लड़की की उम्र रखी गई 18 और लड़के की उम्र रखी गई 21? तो 1955 में जो आया उसमें ये रखा गया कि लड़की की उम्र 18 होगी, लड़के की उम्र 21 होगी। ये बेशक तय हुआ अभी हम लोग के यहाँ 2021 और 22 में कि जो है लड़के 21 में, कोरोना के बाद की बात है, कि लड़की की उम्र को हम लोग 21 करेंगे, लड़के की उम्र की हम लोग 23 या 24 करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हुआ नहीं, अभी यही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने दो जो है ऑप्शन उधर हैं क्योंकि जो है बड़े बड़े थे तो उसको लिखा भी नहीं जा सकता था बुक के नीचे। सूची 1 को सूची 2 में वो करना है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है सामान्य न्यूक्लियर परिवार। न्यूक्लियर मतलब होता है व्यक्तिगत परिवार, यानी कि जो छोटा परिवार हो। संतान विहीन परिवार, जहाँ पर परिवार में संतान ना हो। दत्तक संतान के साथ एकल अभिभावक परिवार। एकल मतलब जहाँ पर माँ या पिता हो, सिर्फ माँ पिता एक साथ नहीं, माँ या पिता हो। इसके बाद आपका चौथा यहाँ पर आ जाता है संयुक्त परिवार। मैं लिख देती हूँ संयुक्त परिवार। और आपका पांचवा आ जाता है विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार, ठीक है, ये आपका 5 है। मिलाना है प्रसरणशील अवस्था, परिवार की शुरुआत, विस्तरण का संकुचन अवस्था। इसके बाद में विस्तारित अवस्था के साथ प्रारंभिक अवस्था जारी संकुचन अवस्था। आपको मिलाना सामान्य न्यूक्लियर परिवार क्या होता है कि परिवार की शुरुआत, ठीक है, विस्तरण तथा संकुचन, ठीक है, परिवार की शुरुआत होती है और विस्तारण होना होता है तथा संकुचित, लेकिन वो संकुचित ही रहता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सामान्य न्यूक्लियर परिवार हो जाता है। संतान विहीन परिवार जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें संतान नहीं आई रहती है, तो प्रारंभिक अवस्था जारी होती है वो। तो ये आपका आ जाता है 5वें नंबर पर, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, दत्तक संतान के साथ एकल अभिभावक, यानी कि विस्तरण संकुचन अवस्था है। विस्तारण एवं संकुचन, एक तो विस्तार हुआ है लेकिन संकुचित है क्योंकि पिता या माता एक कोई नहीं है, ठीक है। तो विस्तार तो हुआ है लेकिन संकुचित ही है, छोटा ही है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इसके बाद में आपका आ जाता है संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार विस्तारित अवस्था के साथ प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। क्या है, संयुक्त परिवार है, विस्तार हो रहा है, साथ ही साथ परिवार का, ये तो नहीं कह सकते प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन ये आपका क्या है, विस्तारण है। कौन सा, आपका संयुक्त परिवार। यानी कि संयुक्त परिवार में आपका क्या आ जाएगा, विस्तरण संकुचन अवस्था, ठीक है, विस्तरण संकुचन अवस्था, विस्तारित अवस्था एवं आपका क्या है, प्रारंभिक अवस्था, यानी कि चौथा।
इसके बाद में आपका क्या है, विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार मतलब, विस्तारित का मतलब हो गया है आपका प्रसरणशील अवस्था। क्या हो जाएगा आपका, प्रसरणशील अवस्था आपकी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, और जो आपका संयुक्त परिवार है वो चला जाएगा प्रसरणशील अवस्था में, चौथा चला जाएगा पहले में, ठीक है। आपका चौथा चला जाएगा पहले में। और आपका जो विस्तारित परिवार है ना, एक मिनट बच्ची, हाँ सही है। आपका क्या है कि जो आपका संयुक्त परिवार है वो आपका चला जाएगा विस्तरण एवं संकुचन, विस्तरण एवं आपके प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, ये सही है। और आपका लास्ट वाला जो चला जाएगा वो पहले नंबर पर चला जाएगा, क्योंकि विस्तारित परिवार, विस्तारित मतलब बढ़ता हुआ परिवार है। वो कौन सा परिवार हो जाएगा, वो आपका प्रसरणशील अवस्था हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यही आपका सही है। यही आप इसको देख लीजिए, क्या है कि पहला दूसरा है, दूसरे के बाद पांचवा, पांचवें के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। निम्नांकित मदों को सूची 1 के साथ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, गर्भ समापन अधिनियम कब आया, दहेज निषेध अधिनियम कब आया, स्त्रियों की घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, ये सब आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि हिंदू विवाह अधिनियम जब आया था आपका, तब क्या था, गर्भ समापन अधिनियम क्या है, दहेज निषेध अधिनियम कौन सा है, स्त्रियों से घरेलू हिंसा। तो हिंदू विवाह अधिनियम सबको पता है कि कब आया है, 1955 में। गर्भ समापन अधिनियम कब आया है आपका, जो है 1971 में, ठीक है। और आपका दहेज निषेध अधिनियम कब आया है, 1961 में, ठीक। और स्त्रियों से घरेलू हिंसा जो है वो आपका 2005 में आया है, 2005 में आया है, ठीक है। और ये लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है कब, 2006 को, 2006 को लागू हुआ है। और आया कब था, 2005 में। तो आपका ऑप्शन 1 3 4 2 है आपका, जहाँ पर ऑप्शन 1 3 4 2 है उसको आप टिक मार्क करेंगे। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। परिवार की निम्नांकित गतिविधियों को हल्के से बहुत भारी ऊर्जा लागत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। फर्श पुचारना, पुचारना मतलब पोछा लगाना, फर्नीचर को झाड़ना, मसाला हाथ से पीसना और कपड़े इस्त्री करना। सबसे आसान से सबसे कठिन की तरफ आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे आसान से सबसे कठिन की तरफ अगर आप लगाएंगे तो आपका क्या होगा कि सबसे पहले आप करेंगे क्या, फर्नीचर को झाड़ना। फर्नीचर को झाड़ना क्या है, सबसे आसान काम है। फर्नीचर को झाड़ने के बाद, सबसे आसान काम के बाद में आपको क्या हो जाता है, कपड़े पर इस्त्री करना, यानी कपड़ा प्रेस करना। कपड़ा प्रेस करने के बाद में आपका क्या आ जाता है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मसाला पीसना, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा फर्श पे पोछा लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि फर्श पे पोछा लगाना ज़्यादा कठिन है या हाथ से मसाला पीसना ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो फिलहाल फर्श पे पोछा लगाना लगा देते हैं, और इसके बाद में आपका लगा देते हैं तीसरा, मसाला हाथ से पीसना, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कहीं कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर मसाला पीसना प्रथम आएगा, उसके बाद पोछा लगाना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रभावित करता है। संचार, ढालना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रभावित करता है, मतलब जो है परिवार किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है, संचार के द्वारा प्रभावित कर पाता है या नियंत्रण के द्वारा, ढालना, निर्देश देना, क्या
तो सबसे पहले तो परिवार जो है बच्चे को एक संचार दे, एक समझाए, एक उसको ज्ञान दे, तो संचार करे बच्चे से अच्छे तरीके से, बच्चे से बात करे अच्छे तरीके से, बच्चे से पूछे, बच्चे बोले उसके सामने, ये संचार होता है। ढालना तो बच्चे अपने आप, जो आप जिस तरह से उसको बात करेंगे, जिस तरह से उससे व्यवहार करेंगे, बच्चे उसी प्रकार से ढल जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं बच्चे को ढालना नहीं पड़ता, बच्चे ढल जाते हैं। ठीक है। निर्देश करना मतलब निर्देश देना, और नियंत्रण करना। ठीक है, मतलब कि बच्चे को नियंत्रित करना। तो परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप में इनके द्वारा प्रभावित करता है, संचार के द्वारा भी प्रभावित करता है। ठीक है, और बच्चा जब आप संचार करते हैं, जब बच्चे के सामने व्यवहार करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, ढल जाता है। बोलते हैं कि बच्चे को ढालना नहीं पड़ता, बच्चा ढल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा ढाल लिया गया है, ढालना है, ढल लिया गया है। निर्देश करना, बच्चे को निर्देश भी किया जाता है, बच्चे को जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है निर्देश भी, कि भैया ये करो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश करना भी होगा, नियंत्रण करना नहीं होगा। बच्चे को आप नियंत्रण करेंगे तो जिस प्रकार से पानी को आप नियंत्रित करते हैं तो वो अपनी जगह बना लेता है। आप पेड़ को नियंत्रित करते बांधते हैं तो एक दूसरी डाली निकल के दूसरी तरफ से निकलती है, फैल जाते हैं, उसी प्रकार से। तो ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग समाज का निश्चित निर्माण है। लिंग समय या संस्कृति में बदलाव के साथ नहीं बदलता। लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है। ठीक है, लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है। ठीक, लिंग समय या संस्कृति में बदलाव के साथ नहीं बदलता। लिंग मतलब हो जाता है आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या आपका थर्ड जेंडर नपुंसक लिंग जिसको बोलते हैं। ये आपका समाज का एक निश्चित निर्माण है। मतलब कि लड़का पैदा होता है तो उसके अंग को देखकर बताते हैं लड़का है, लड़की पैदा होती है तो उसको देख के बताते हैं लड़की है। उसको बदल नहीं सकते। आज के 1000 साल पहले भी लड़का लड़की उसी प्रकार से पता कर लिए जाते थे, और आज के 1000 साल बाद भी लड़का लड़की उसी प्रकार से पता किए जाएंगे। और लिंग समय या संस्कृति में बदलाव के साथ नहीं बदलता। लिंग आपका समय बदल रहा है, बोला ना हमने कि 1000 साल पहले भी उसी तरह से हम लोग लड़का लड़की पहचानते थे, 1000 साल बाद भी। पीछे से देखते हैं लड़कियां बाल लंबा, कोई किसी का बाल लंबा है तो हम लोग को लगता है लड़की है, वो बात अलग है। सामने जाकर देखो तो वो लड़का ठहर जाए, चोटी बना के रखे, वो अलग सी बात है। ठीक, या बॉय कट बाल है, पैंट शर्ट पहना है, और जो है जेंट्स बूट पहना है, जूता पहना है, शूज पहना, जो भी पहना है, तो हम लोग क्या सोचते हैं लड़का है, वो अलग सी बात है कि सामने से आप देखो लड़की है। कहने का मतलब अवधारणा चेंज नहीं हो सकती लिंग के माध्यम से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही आपकी क्या है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समकालीन दंपतियों द्वारा उल्लेखित अभिभावकत्व के लाभों में शामिल है, वह जीवन की अर्थ प्रदान करता है, कोई व्यक्ति का नाम धारण करता है, स्वतंत्रता की हानि होती है, स्नेह का आदान प्रदान होता है। तो आप देखो कि जो दंपति होते हैं, समकालीन दंपति द्वारा उल्लेखित अभिभावक मतलब माता पिता हो गए, ये जो है जब अपने बच्चों को लाभ देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जीवन का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम धारण करता है, मतलब कि या तो वो पिता के सरनेम को लेता है या तो माता पिता दोनों के सरनेम को लेता है, लेकिन नाम को धारण करता है। माता या पिता उसको नाम देते हैं, रिश्तेदार नाम देते हैं, उसकी जो है सारी चीज़ को जो है वो क्या करता है, वेल मेंटेन उसको करते हैं, और साथ ही साथ उसको स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता की हानि नहीं होती है। वैसे भी माता पिता में बच्चों की स्वतंत्रता की हानि होती है ना, बच्चा खेलता है, कूदता है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो उसका मन कर रहा है वो खा रहा है, तो स्वतंत्रता की हानि नहीं होती ना। तो ऑप्शन नंबर 1 2 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन 1 2 4 है वही ऑप्शन सही, यानी किसी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थनकारी और रूपांतरकारी होता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थनकारी और रूपांतरकारी होता है। बताइए सही है या गलत है। सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए इसे समर्थ हितैषी एवं धनवान हितैषी होना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये बता दूं आपको कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठन होना अनिवार्य है, वरना एक आदमी, बोलते ना कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बदलाव नहीं ला सकता, है ना। जब हमारा देश आज़ाद होना था तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाया,
क्या किया, सबने मिल के देश को आज़ाद कराया। वो अलग सी बात है, नाम किसी एक को दे दो, ठीक है, फला के दिन पर आप जो है पूरे भारत में छुट्टी मना दो, फला के दिन में आप फूल माला चढ़वा दो। लेकिन बहुत लोगों ने जो इसमें क्या किया, शिवाजी आ गए और रानी लक्ष्मीबाई जी आ गई, इसके बाद में राणा प्रताप जी आ गए, उसके बाद में आपके कितने मुग़ल शासक के साथ कितने लोग लड़ने वाले आए, अंग्रेज़ों के साथ कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग लड़े। ये बात अलग है कि कितने लोगों का तो हम नाम भी नहीं जानते, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक संगठन होना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सिर्फ धनवान या समर्थ है तैसे ही आदमी नहीं चाहिए, सारे आदमी होने चाहिए, बस जुझारू होने चाहिए, उनके अंदर जो है एक प्रेरणा होनी चाहिए, उनके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को आपको क्या करना है, सुनिश्चित करना है। प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्या, गर्भधान की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि, बच्चों का व्यावसायिक समायोजन, उच्च विद्यालय और कॉलेज, सेवानिवृत्ति और वित्तीय वसूली। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होगा कि बच्चों को किस प्रकार से पालना पोसना है। आपकी शादी हो गई, शादी के बाद तुरंत बच्चे को ना करने से पहले हम लोग देखते हैं भाई, अगर पति नौकरी कर रहा है, पत्नी नौकरी कर रही तो ठीक है, बच्चा पैदा कर लो। अगर नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा उसको लेट करेंगे, पहले अपने आप को सेटल करेंगे, फिर बच्चे को आप करेंगे। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, बच्चों का समायोजन करेंगे व्यावसायिक रूप से, ठीक है। इसके बाद गर्भधारण की अवस्था आएगी और उसके बाद में गर्भधारण की अवस्था के बाद में आपकी कौन सी अवस्था आएगी कि जो है आप प्रतिष्ठान की अवधि के बाद प्राथमिक विद्यालय। कहने का मतलब ये है कि पहले आप व्यवसाय को देखेंगे बच्चे के, कि बच्चे के व्यवसाय ने अपने को, फिर आप बच्चे को करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप बच्चे का गर्भधारण करेंगे, फिर बच्चा का जन्म होगा, फिर आप प्रतिष्ठान मतलब प्रतिष्ठान उसके आप नाम वगैरह रख लिए, सारी चीज़ें हो गई। अब आपने जो आपका सामाजिक कार्य था किया, अब आप क्या करेंगे, प्राथमिक विद्यालय में क्या करेंगे, बच्चे का दाखिला करवाएंगे। दाखिला करवाने के बाद में आप क्या करेंगे, उच्च विद्यालय और कॉलेज में भेजेंगे। उच्च विद्यालय कॉलेज में बच्चे को भेज दिया, फिर बच्चे के बाद अब आपकी क्या हो जाएगी, सेवानिवृत्ति हो जाएगी। अब आपने सब कुछ कर दिया, बच्चा पढ़ लिख गया, अब आपकी सेवानिवृत्ति की उम्र हो जाएगी। वित्तीय वसूली, इसके बाद में आपने जो जमा वमा धनराशि किया उसको आप वसूल करेंगे और घूमे टहलेंगे, मजा मारेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही है और आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए, यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी परिवार में बच्चों की शिक्षा पर हुए आकस्मिक खर्च के कारण आर्थिक संकट आ गया है तो परिवार उसके समाधान के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएगा। प्रत्येक माह धन उधार लेना, आंतरिक अंशकालिक आय, बजट बनाना, घरेलू सामान उत्पादित करना, मौसमी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बचना। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उधार तो बिल्कुल नहीं लेंगे, वरना उधार देंगे कैसे। अतिरिक्त अंशकालिक आय, जो आपकी अतिरिक्त आय है, जो थोड़ी बहुत मिलती है वो आय है, उसको आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक मनी इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं से आपको अतिरिक्त अंशकालिक से, मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा नौकरी कर, एक्स्ट्रा सर्विस की, सर्विस मतलब आपने कहीं पर कुछ श्रम दिया है या अपने ही ऑफिस में आपने एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है, उसका आप जो है धन ले लेंगे, उसको रखेंगे, ठीक है। तो अतिरिक्त आप करेंगे ये। इसके बाद में आप क्या करेंगे, बजट भी बनाएंगे। भाई बजट नहीं बनाए इसीलिए समस्या आई, तो बजट बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, घरेलू सामान को उत्पाद करेंगे। घरेलू सामान का अगर आप उत्पाद करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। मौसमी खाद्य पदार्थ के प्रयोग से बचेंगे तो महंगाई आएगी। अब इस महीने में आप गोभी खाने चल पड़े तो जाहिर सी बात है आपको महंगा होना पड़ेगा। इस महीने में आप ऐसी सब्जियां खाने लग जाए जो महंगा, भी समय में आप नेनुआ खाओ, तरोई खाओ, भिंडी खाओ, परवर खाओ, आप जो है खीरा खाओ, मूली खाओ और गाजर खाओगे तो महंगा ही पड़ेगा आपको। कोल्ड स्टोरेज वाली चीज़ें, पत्ता गोभी खाओगे महंगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें खाओ आप। ड्रम स्टिक यानी कि सहजन खाओ, ये सब खाओ तो ये सस्ते पड़ते। तो आपका 2, 3, 4 आपका ऑप्शन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाता है खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली, अर्ध खुली प्रणाली। तो वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है वो होता है खुली प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक का पहला ढालने वाला मोल्डर कौन सा जो है स्थान होता है? सोशल मीडिया, जल, रेत, परिवार। तो सबसे पहले परिवार होता है। जैसे माँ बोलती है वैसा बच्चा बोलता है, फिर जैसे पिता बोलते हैं वैसा बच्चा बोलता है, फिर जैसे घर वाले बोलते हैं वैसा बोलता है, वैसा करता है। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगी। मेरे पड़ोस में एक बिटिया है, अभी 1.5 साल की है। तो उसके परिवार में बहुत ही व्यवस्थित सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब बिल्कुल से अगर जूता किसी ने कोई भी, जैसे हम लोग क्या है कि कोई निकालता रख दिया बाहर, बच्चे बाहर रख दिए तो हम लोग को अंदर ला के रखना पड़ता है, ऐसा नहीं। उनके यहाँ जो जूता चप्पल निकाला वो सामने ही रैक रखा हुआ, उस पर जाएगा, दरवाज़ा खोल के रखेगा, फिर बंद करेगा। वो बिटिया सैंडल वहीं से उठाती पहनती है और इसके बाद वो दरवाज़ा नहीं खोल पाती। तो जब तक दरवाज़ा खोल ना दिया जाए, फिर उसकी सैंडल रख नहीं दी जाए, तब तक वो हटती नहीं है। गिलास किचन से उठा के आएगी पानी पीने, फिर वो किचन में जाएगी, वो स्लैब पे पहुंचती नहीं है, फिर वो तब तक वहाँ खड़ी होके जो है बुलाएगी जब तक कि स्लैब पर गिलास रख ना दिया जाए। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, अपने बच्चे के मोल्डर होते हैं, परिवार मोल्डर होते हैं, ढालते हैं परिवार वाले, यानी कि परिवार होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विविध लक्ष्य, एकल लक्ष्य, विविध मान्यताएं, दुर्लभ संसाधन। ठीक है, तो आप बताइए। तो विविध लक्ष्य आपके जो है, जब आर्थिक निर्णय लेने होते हैं तो आपके अलग अलग लक्ष्य होते हैं ना। विविध लक्ष्य, भाई पूरा परिवार ये तो है नहीं अकेले मैं हूँ, भाई मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पति हैं, मैं हूँ, सास हैं, ससुर हैं, तो सबसे मिलजुल के हमको रहना होता है। तो हम क्या करते हैं, विविध लक्ष्य होता है हम लोगों का। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाता है हम लोगों का, विविध लक्ष्य के बाद में जो है, उसके बाद में हम लोग के संसाधन जो होते हैं, संसाधन हो गए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, कुछ आसान होते हैं संसाधन। यहाँ पर दुर्लभ की जगह सिर्फ विविध लक्ष्य और संसाधन लिखना चाहिए था। एकल लक्ष्य और विविध मान्यताएं नहीं है, परिवार एक ही मान्यता मानता है अगर जो है उसका अरेंज व्यवस्था है तो। ठीक है, तो दुर्लभ संसाधन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियाँ निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल और बाह्य माहौल। तो परिवार के शैक्षिक और धार्मिक गतिविधि निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो आपके जो आपका ऐसा माहौल हो, घरेलू माहौल हो, निकटवर्ती माहौल हो, व्यापक माहौल हो, ये सारे माहौल को देखकर आपका शैक्षिक और धार्मिक गतिविधि का माहौल बनता है। यहाँ पर सिर्फ निकटवर्ती माहौल दिया हुआ है, निकटवर्ती माहौल तो होता ही है, साथ में घरेलू माहौल भी होता है और व्यापक माहौल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन को ए, सी और बी ये तीनों सही मानना चाहिए था। अब इसने क्यों एक माना है भगवान जाने। अभिकथन, परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है इसमें बताएं जरा कि परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। परिवार एक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, ये कुछ अंशों का समूह है। ठीक है, कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संबंधित है। ठीक है, पूरा करने के लिए समन्वित है। तो परिवार के कुछ अंशों का समूह है, सही है, लेकिन परिवार सबके साथ सारे अंशों को जो है एक मिल के समूह बनाता है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है, जिस लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए उनको मिलाया जाता है, लेकिन अधिकतर सारे लक्ष्यों को देखने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ सही है, इसलिए हम इसको सही मान लेते हैं, अन्यथा पहला सही होता और दूसरा आंशिक सत्य होता। ठीक है, पहला सही होता और दूसरा आंशिक सही होता। तो यहाँ पर मैं यही लिख देती हूँ, क्या पहला जो है ये आपका सही है। ठीक है, पहला आपका पूर्ण सही है और दूसरा आपका आंशिक सत्य है। ठीक है, आंशिक सत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लगाव के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। स्पष्ट तौर लगाव का चरण, लगाव के पूर्व चरण, पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करना, लगाव का स्तर बन रहा है, अटैचमेंट इन द मेकिंग, इसको आपको लगाना है। तो लगाव का पूर्ण चरण, लगाव का चरण,
तो आप इसको देखें, बताएं। तो आपका सबसे पहले लगाव के चरणों को जो क्रम में व्यवस्थित करना, तो लगाव का चरण हो पूर्ण हो, लगाव पूर्व जो चरण हो, जैसे बच्चा पैदा होने से पहले ही चरण हमारे क्या हो जाते हैं कि उसको हम लोग फील करने लगते हैं, तो लगाव पूर्व चरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या जाता है, लगाव का स्तर बना रहे, ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि लगाव का क्या बने, स्तर बना रहे। ठीक है, इसके बाद में स्पष्ट तौर पर लगाव हो, ठीक है, जो दिखे, ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर रहे, बाहर दिखे ना। और पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करना चाहिए। उसके बाद पारस्परिक संबंध अपने आप बनने लगता है, बनाना शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। BDAC आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही है। BDAC कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। उन तत्वों की पहचान करें जो एक परिवार की नज़दीकी पर्यावरण के उप पद्धति के अंतर्गत है। बैंक, स्कूल, रेलवे स्टेशन, मार्केट, फर्नीचर तथा लुगदी सामग्री। उन तत्वों की पहचान करें जो एक परिवार के नज़दीकी पर्यावरण उप पद्धति के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या आता है। परिवार के नज़दीकी की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो हम लोग के दिमाग में आता है, भाई स्कूल नज़दीक हो तो भी हम लोग वहाँ ज़मीन या घर लेंगे। ठीक है, मार्केट नज़दीक हो तभी हम लोग वहाँ ज़मीन या जो है घर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका बैंक, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर तथा लुगदी सामग्री। तो फर्नीचर, लुगदी सामग्री दूर ही रहे तो अच्छा है, वरना दिन भर खर्र खिर्र खुर्र का आवाज़ आता रहेगा। रेलवे स्टेशन भैया दूर रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो दिन भर आपको जो है ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी। बैंक आपका नज़दीक दूर दोनों हो सकता है, तो बैंक आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ABD आपका ऑप्शन जो है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। उरे, पट्टी, अंदर की सिलाई, नोट्स और अस्थाई सिलाई, ये आपका चला गया कहाँ पर, टेक्सटाइल। सीवन, सीम को आसानी से पलट देना, कच्चे किनारों को परिसज्जा करना, सीवन के अतिरिक्त उभार को हटाना, आकार को बनाए रखना। तो आपको ये मैंने क्वेश्चन कराया है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, देखते हैं कितने लोग करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्चा बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो बताएं, परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। ठीक है, तो बताएं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। तो जैसे जैसे परिवार की वृद्धि होती है उसी प्रकार से क्या होता है, वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी नहीं होती है। जितना बढ़ोतरी है आपके खर्च की उतनी खर्च होती है। जो व्यक्ति आता है उसका खर्च बढ़ता है, प्रति व्यक्ति का बढ़ोतरी खर्च नहीं होता, जो व्यक्ति आता है उसके प्रति खर्च होता है। ठीक है, इसके बाद परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी पर होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम हो जाता है। ठीक है, परिवार के सदस्य में बढ़ोतरी होती है तो प्रति व्यक्ति खर्च कम हो जाता है। कैसे, क्योंकि जहाँ पर 100 रुपये हम एक बच्चे को चॉकलेट दिलाते थे, वहाँ 4 बच्चे हो गए हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 25-25 रुपये की चॉकलेट दिलाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से होता है। तो यानी कि ए और गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। परिवार की घर संबंधी आवश्यकताएं परिवार के जनांकीय रूपरेखा पर आधारित होती है। जब परिवार जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है तो अर्थात प्रारंभिक अवस्था के संविदाक अवस्था तक, तो स्थान की अवस्था बढ़ जाती है। ए आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य परंतु आर असत्य है और ए असत्य परंतु आर सत्य। तो यहाँ पर दोनों जो है बातें आपकी सही हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है। गर्भावस्था से, शिशु पालन अवस्था से, व्यवस्थित करने की अवस्था से, पुनर्निर्माण की अवस्था से। ठीक है, तो परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है। सबसे पहले गर्भावस्था जो होती है वहाँ से आता है, दूसरा आपका कहाँ से आ जाता है, शिशु पालन की अवस्था से आ जाता है, तीसरा आपकी व्यवस्थित करने की अवस्था से भी आ जाता है, और चौथा पुनर्निर्माण की अवस्था से भी आता है। हर समय आपके जो अभिभावक होते, माता पिता होते, उनकी अवस्था, उनकी व्यवस्था अलग अलग बदलती जाती, भूमिका बदलती जाती है। ठीक है, पुनर्निर्माण की अवस्था भी भूमिका बदल जाती है। एक पिता से जिम्मेदार व्यक्ति एक माता से जिम्मेदार महिला बन जाती है। व्यवस्थित करने की अवस्था में एक व्यवस्थापक बन जाता है। ठीक है, शिशु पालन की अवस्था में एक जो है आया
धाया धाया जिसको भी आप मान सकते हैं वो अवस्था आ जाती है। और गर्भावस्था में एक जो है आपकी गर्भावस्था वाली महिला वो लड़की से महिला में जो है परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक है, तो आज का ये 55 क्वेश्चन यानी कि आज का आपका 30 क्वेश्चन का प्रश्न था। और बताइएगा कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, और जो है जो समस्या नहीं आपको नहीं समस्या आपकी सॉल्व हो पाई उसको ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।